हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएड सेकेंड ईयर के लिए अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ जो पेपर है उसमें एक नया टॉपिक जो लेके आए हैं वो ये है कि विद्यालय स्तर पर छात्रों में समालोचनात्मक चिंतन हेतु कौशलों का विकास किस प्रकार से कर सकते हैं या कैसे किया जाता है जो कि उनके स्वयं के विकास में, आत्मविकास में मदद कर सकें। तो सामान्य रूप से शिक्षक और शिक्षा द्वारा छात्रों में समालोचनात्मक चिंतन के लिए उपयोगी कौशलों का विकास किया जा सकता है। विविध प्रकार के कौशलों के विकास के लिए विद्यालयों में विभिन्न गतिविधियों द्वारा छात्रों में समालोचनात्मक चिंतन की आदत को विकसित किया जा सकता है। समालोचनात्मक चिंतन के लिए कौशलों के विकास हेतु हम निम्न पॉइंटों को या निम्न गतिविधियों का हम आयोजन विद्यालय के अंतर्गत कर सकते हैं। जैसे कि पहला जो पॉइंट है इसमें संप्रेषण कौशल के विकास हेतु गतिविधियाँ। संप्रेषण के कौशल, तो संप्रेषण कौशल के विकास हेतु जो प्राथमिक स्तर पर अनेक प्रकार की गतिविधियाँ प्रदान की जा सकती हैं। जैसे जिनमें से क्या कहते हैं कि बालक में विविध जो तथ्यों पर समालोचनात्मक चिंतन करने की आदत को विकसित किया जा सके। जैसे कि मान के चलिए, जैसे कि एक साधारण सा कुत्ता है, तो कुत्ते के बारे में छात्रों को 5 अच्छी और 5 बुरी बातें हम बताने के लिए उनसे क्या कहते हैं कह सकते हैं या लिखने के लिए उनको दी जा सकती हैं। इस प्रकार क्या होगा कि छात्र जो होते हैं वो कुत्ते की विशेषताएं, उसके गुण, उसके दोषों से संबंधित जो उसकी आदतें हैं उनकी एक सूची बना सकते हैं। जैसे कि कुत्ता स्वामी भक्त जानवर होता है, हमारे घरों की सुरक्षा करता है। कुत्ते के बारे में नकारात्मक पक्षों का भी वर्णन कर सकते हैं। इसी प्रकार खेल और खेलों के अतिरिक्त जो भी गतिविधियां होती हैं उनकी समीक्षा करने के लिए हम बालकों से कह सकते हैं। दूसरा है विश्लेषण कौशलों के विकास हेतु गतिविधियां हैं। तो विश्लेषण कौशलों के विकास हेतु हम विभिन्न प्रकार के शीर्षक बच्चों को दे सकते हैं और उन पर चिंतन करने के लिए उनको प्रेरित कर सकते हैं। जैसे कि छात्रों को एक प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाने का चित्र प्रदान किया जाता है और उनसे उस चित्र की समीक्षा करने के लिए कही जाती है। तो उसके साथ साथ वो क्या करेंगे कि निर्माण की प्रक्रिया को भी लिखने के लिए उनसे कह दिया जाता है। इससे छात्र जो होते हैं चित्र के प्रत्येक पक्ष को व्यापकता के साथ निरीक्षण करते हैं और उसका समालोचनात्मक चिंतन करते हैं और जो भी उनको दिखाई देता है उसके अंदर उसे वो लिखते चले जाते हैं। तीसरा पॉइंट है गुण दोष विवेचन हेतु कौशलों के विकास हेतु गतिविधियाँ। तो प्रत्येक बालक को विद्यालय में कुछ कार्य तो अच्छे लगते हैं और कुछ कार्य उसे अच्छे नहीं लगते हैं। तो बालकों को विविध विषयों पर 5 वाक्य लिखने के लिए या कहने के लिए हम कह सकते हैं। जैसे कि क्रिकेट का खेल है, तो क्रिकेट के खेल के बारे में कोई भी 5 गुण बताइए उसके या विशेषताएँ बताइए या उसकी 5 कमियां बताइए। ये बताइए कि आपको ये खेल क्यों अच्छा लगता है। इस प्रकार हम पूछ सकते हैं उससे ये खेल आपको क्यों बुरा लगता है। इस तरह से वो किसी भी घटना के गुण और दोषों के विषय में बता सकते हैं। अगला जो पॉइंट है चौथा, वो है निष्पक्षता संबंधी कौशलों के लिए गतिविधियाँ। इसमें यह है कि सामान्य रूप से क्या कहते हैं ये एक कठिन कौशल है, लेकिन विद्यालय के स्तर पर इस विकास को सरलता से किया जा सकता है। छात्रों से ये कहा जाए कि कौन से शिक्षक का व्यवहार आपको अच्छा लगता है, उसके व्यवहार को अच्छे लगने के आप 5 कारण बताइए और कौन से शिक्षक का व्यवहार आपको ख़राब लगता है और ख़राब लगने के कारण आप हमको बताइए। इस प्रकार जो बालक है, जो छात्र है, वो स्वयं के गुण दोषों का भी चिंतन करने के लिए उसको दिया जा सकता है, जिसमें कि क्या कहते हैं समालोचनात्मक चिंतन सर्वोत्तम हो। जो इसके विचार अच्छे हैं, जिसने सही प्रकार से किया है, निष्पक्षता से जांच की है,
उस बालक को पुरस्कृत किया जाए। अगला है समन्वय कौशल के विकास हेतु गतिविधियाँ। तो समन्वय कौशल का विकास करने हेतु छात्र को किसी भी घटना के जितने भी गुणों के बारे में लिखने को कहा जाए, उतने ही दोषों को भी उसके बारे में लिखने के लिए कहा जाए। इससे प्रत्येक छात्र घटना के नकारात्मक पक्ष और जो सकारात्मक पक्ष होते हैं उन पर विचार करना वो सीख जाता है। जैसे कि पाठ्यक्रम सहगामी जो क्रियाओं के संचालन में विद्यालय व्यवस्था के अंतर्गत 5 अच्छे वाक्य या अच्छी बातें उनसे पूछी जाएं और 5 बुरी बातें उनसे पूछी जाएं। इस प्रकार से छात्र नकारात्मक और सकारात्मक पक्ष में समन्वय करने की आदत का उनमें विकास हो सकता है। अगला है छठा पॉइंट, क्रमबद्धता कौशल के विकास हेतु गतिविधियाँ। तो क्रमबद्धता कौशल के विकास हेतु उनको निबंध लेखन संबंधी गतिविधियाँ प्रदान की जाती हैं। इसमें छात्रों को यह बताना चाहिए कि निबंध लेखन का प्रारंभ जो है वो प्रस्तावना से होता है, भूमिका से होता है, प्राक कथन से होता है और उसका अंत सारांश से होता है, उपसंहार से होता है। इस प्रकार प्रत्येक कार्य को क्रमबद्धता के रूप में संपन्न करना चाहिए। उसकी रूपरेखा बनाने के लिए उनको तैयार रहना चाहिए। इस तरह से उनमें क्रमबद्धता के कौशल का विकास हो जाएगा। अगला है तर्क कौशल का विकास के लिए कौन कौन सी गतिविधियाँ होती हैं। तो तर्क कौशल के विकास के लिए भी विद्यालय में बालकों को गतिविधियाँ दी जा सकती हैं। जैसे कि छात्रों को सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत करने होते हैं, या करने के लिए कहा जाए या लिखने के लिए कहा जाए, क्योंकि एक समूह को इसे खगोलीय घटना सिद्ध करने के लिए कहा जाए तो दूसरे समूह को एक आध्यात्मिक घटना इसे सिद्ध करने के लिए कहा जाए। इससे छात्र अपनी अपनी बातों के संदर्भ में अपने अपने तर्कों को प्रस्तुत करेंगे। इससे छात्रों में खगोलीय घटना सिद्ध करने के लिए अपने सार्थक और जो सत्य विचार हैं वो उन्हें प्रस्तुत करने पड़ेंगे, और अगर आध्यात्मिक घटना उसको सिद्ध करने के लिए कहेंगे तो उसके संदर्भ में जो भी उनके विचार हैं वो अपने विचार उसके संदर्भ में वो प्रकट करेंगे। 8वां है कल्पना कौशल के विकास हेतु क्या गतिविधियाँ दी जा सकती हैं। तो प्राथमिक विद्यालयों में कल्पना का विकास करने के लिए बच्चों को तैयार किया जा सकता है। छात्रों को विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ प्रदान की जा सकती हैं। उन गतिविधियों पर आधारित वो परिकल्पनाएँ बना करके लिख सकता है। जैसे कि वर्षा कैसे होती है, तालाब का जल गर्मी में सूख क्यों जाता है, चंद्रग्रहण कैसे होता है। ये सारे जो विचार हैं बालक कल्पना के आधार पर और तर्कों के आधार पर लिख सकता है। इससे उसमें कल्पना शक्ति का विकास होगा। अगला है अवलोकन कौशल के विकास हेतु कौन सी गतिविधियाँ हम प्रदान कर सकते हैं। तो विद्यालय से संबंधित जितनी गतिविधियाँ वो वहाँ पर देखता है, जितनी भी घटनाएं वो वहाँ देखता है, उसके बारे में छात्रों से पूछा जा सकता है कि आपने अमुक घटना में कौन सी विशेषताएं देखी, कौन सी उसने अच्छाइयाँ देखी, कौन सी घटना ने आपका ध्यान आकर्षित किया। इस तरह से उसमें अवलोकन करने की क्षमता का विकास हो जाता है। तुलनात्मक कौशल 10वां पॉइंट है, तुलनात्मक कौशल हेतु कौन सी गतिविधियाँ हम प्रदान कर सकते हैं। तो छात्रों को तुलनात्मक करने के लिए 2 घटनाओं में समानता और असमानता हम बताने के लिए उनको कह सकते हैं। 2 चीज़ों में क्या कहते हैं, ये पूछ सकते हैं कि दोनों में से कौन सी घटना या कौन सी परिस्थिति श्रेष्ठ है, उत्तम है। इससे उनमें तुलना करना सीख जाएंगे बालक। अगला है खोज कौशल के विकास हेतु कौन सी गतिविधियां हम आयोजित कर सकते हैं। तो खोज के लिए छोटी छोटी समस्याओं को प्रस्तुतिकरण उनके सामने किया जा सकता है। छात्रों के जीवन में जो घटनाएं घटित होती हैं उनको जानने के लिए उनसे कहा जा सकता है। जैसे कि तालाब से सर्दियों में भाप सी क्यों उड़ती है, सर्दियों में कोहरा क्यों छाता है, इंद्रधनुष कैसे बनता है। तो इन सब घटनाओं का कारण खोजने के लिए छात्र प्रेरित होते हैं और अपनी अपनी उत्तर पुस्तिका में वो उसको लिख करके लाते हैं और उसके विषय में वो चिंतन मनन भी करते हैं। अंत में व्याख्यान कौशल के विकास हेतु कौन सी हम गतिविधियां आयोजित करते हैं। तो व्याख्यान के लिए निबंध लिखना, पैराग्राफ लिखना, वाक्य लेखन करना, या पशुपालन से कौन से लाभ हैं, कौन सी हानियां हैं, उद्योगों से क्या लाभ होते हैं, क्या हानियां होती हैं, पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है। इन पर व्याख्यात्मक लेख लिखने के लिए उनको
कहा जा सकता है। इससे व्याख्यात्मक वर्णन की उनकी योग्यता बढ़ती है, विकसित होती है और बालकों में समालोचनात्मक चिंतन का विकास होता है। आज के लिए इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। ब्रज विश्वविद्यालय ने आज पहली बार परीक्षाओं से संबंधित कहा है कि सितंबर के अंतिम सप्ताह में आपकी परीक्षाएं आयोजित होंगी। ठीक है, तो आप पहले बीए और एमए की परीक्षाएं होंगी, उसके बाद बीएड का ही नंबर है। तो ये मान के चलें आप 15 अक्टूबर के आसपास आपकी परीक्षाएं चालू हो जाएंगी। इसलिए अध्ययन में जुटे रहिए, बने रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, नहीं किसी भी असत्य घटना के बातों में नहीं आए कि प्रमोट कर दिए परीक्षाएं नहीं होंगी। परीक्षाएं आयोजित होंगी और होंगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।